यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्ते, सदावत सलेवात्रभू में मैंने अफ़गानिस्तान को लेकर 2 दिन पहले एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें ये कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान यूएस प्रयास कर रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के पास चला जाए। विश्व समुदाय भी आज की तारीख में, टर्की जैसे कुछ कंट्री छोड़ दीजिए, नहीं तो विश्व समुदाय भी इस बात से कन्विंस है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के पास चला जाना चाहिए। उसका मुख्य कारण जो मोदी सरकार पेंच फंसा रही है वो मैंने बताया था कि वो ये है कि हमारी 1.5 लाख फोर्सेस इस समय वहाँ पर हैं, मतलब लद्दाख में हमने लगा रखी हैं, और लद्दाख के रास्ते से ही हम अफ़गानिस्तान में जा सकते हैं। अफ़गान सरकार लगातार हमसे आग्रह कर रही है कि 1.5 लाख सैनिक जो कि नाटो फोर्सेस के थे वो वापस जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सहयोग से ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो वो भारत से आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए। वैसे भी भारत सबसे बड़ा क्लेमेंट उस क्षेत्र का इसलिए बनता है कि कल को अगर वहाँ गृह युद्ध होता है और ट्रस्टीशिप काउंसिल आती है तो ट्रस्टीशिप काउंसिल वहाँ अड़ोस पड़ोस के किसी देश को उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है और कहती है जब तक कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी वहाँ पर तैयार ना हो जाए तब तक आप इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। और उसमें यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर्स भी मेंबर रहते हैं और जो देश उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है उस देश को पूरा वर्ल्ड समुदाय उसका खर्चा बेयर करता है। मतलब भारत वो क्लेमेंट है। दूसरी बात है कि भारत अफ़गानिस्तान से बखूबी वाकिफ़ भी है। तो मैंने कहा था कि वो हम ये कह रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भी कह रहे हैं और वर्ल्ड समुदाय से भी कह रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर आपको हमारी मदद चाहिए, हम कोई आतुर नहीं हैं कि हम आपकी मदद करें। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हमारी फोर्सेस जाएंगी कैसे? जाने के लिए हमें रास्ता चाहिए। रास्ता हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर अफ़गानिस्तान से मिलता है, लेकिन उस इंटरनेशनल बॉर्डर की जो मेन लैंड है जो हमारे मिलता है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र इस समय पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इसलिए वो हमें वापस चाहिए, हमें रास्ता चाहिए। पाकिस्तान भी ये मान कर चलता है कि अगर हिंदुस्तान की फोर्सेस यहाँ से निकली, खासतौर से 1.5 लाख फोर्सेस यहाँ से निकली अफ़गानिस्तान के लिए या अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर लगाना चाहते हैं ताकि अफ़गानिस्तान की अचानक मदद हो जाए, तो फिर गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे हाथ से चला ही जाएगा। यही कारण है कि वो इस समय यूएस की बजाय तालिबान के ज़्यादा नज़दीक चलते चले जा रहे हैं। हालांकि यूएसए के प्रेसिडेंट बाइडन ने कल एक स्टेटमेंट और दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ऊपर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये सब मिलकर एक पीस प्रोसेस बनाएं, एक क्वाड बनाएं, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का है, वैसे क्वाड्रिलेटरल बना लें ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस बहाली की जा सके। लेकिन यूएस लगातार $5 बिलियन की मदद देने को भी तैयार है और भारत से भी आग्रह कर रहा है एक बैकडोर से कि आप अफ़गानिस्तान में मदद करिए, नहीं तो हमारी थू हो रही है। क्योंकि उन्होंने 20 वर्ष शासन करने के बाद भी अफ़गानिस्तान में तालिबान का अगर शासन हो गया तो पूरा विश्व समुदाय उनसे कहने वाला है और अमेरिका में तो उनके प्रति अपोजिशन पार्टियां लगातार प्रश्न कर ही रही हैं कि आप वहाँ से जब विड्रॉ कर रहे हैं और वहाँ इस तरह की अफरा तफरी मच चुके तो क्या मतलब है आपके विड्रॉ करने का, और क्या मतलब है 20 वर्षों तक यूएस ने इतना खर्चा वहाँ इन्वेस्टमेंट और खर्चा किया हुआ है। खैर, ये सब सिचुएशन बिगड़ी हुई हैं तो भारत तो तभी मदद कर सकता है जब गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे पास हो। अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो हमें गिलगिट बाल्टिस्तान से रास्ता दीजिए और हम वहाँ पर फोर्सेस लगाएंगे ताकि अफ़गानिस्तान में अचानक अगर ज़रूरत पड़े तो हम फोर्सेस वहाँ से एंटर करवा सकें। अब पाकिस्तान की चिंता है वो आप देखिए, क्योंकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत ही पाकिस्तान के कब्जे में था, अदरवाइज वो हमारे पास हिस्सा होना चाहिए था। खैर, अभी जो पाकिस्तान लगातार इधर से उधर बात करने का प्रयास कर रहा है या बहुत सारे तरह की बातें कर रहा है। एक तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम पीस प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, लगातार वो ये कह रहा है कि हम यूएस के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में हम मुख्य भूमिका में होंगे। दूसरी तरफ एक जो बड़ा संकट खड़ा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ उज़्बेकिस्तान में जो वार्ता चल रही है, अभी कल तक वार्ता उज़्बेकिस्तान में चल रही थी, ख़ास तौर से सेंट्रल एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ की पीस प्रोसेस को लेकर जो हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ने जो इमरान खान की मौजूदगी में कहा, मुझे लगता है कि वो बड़ा महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान अपने आप को तालिबान से दूर नहीं कर पा रहा है और अभी हाल ही में ये पक्की खबर है कि 10,000 टेररिस्ट, 10,000 मिलिटेंट पाकिस्तान के बॉर्डर से अफगानिस्तान में एंटर कर गए हैं। पाकिस्तान लगातार मदद कर रहा है और अभी तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि एयरफोर्स जो पाकिस्तान की है वो हथियार सप्लाई कर रही है तालिबान की और तालिबान की मदद कर रही है। खासतौर से इमरान खान का भी स्टेटमेंट आया कि अगर तालिबान को ज़्यादा परेशान किया गया तो फिर पीस प्रोसेस में फ़र्क आएगा, यानी कि तालिबान के लगातार फेवर में वो खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और घटना हुई, हालांकि इमरान खान ने उसका काउंटर करते हुए जो उज्बेकिस्तान में हुआ उसका काउंटर करते हुए कहा कि भाई हम तो पीस प्रोसेस में भाग ले रहे हैं और आप हमारे ऊपर उल्टा काउंटर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है और इंटरनेशनली आप हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो ये कहना भूल गए कि भारत के दबाव में आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भारत के साथ लगातार टच में और नरेंद्र मोदी तो नहीं कहीं आपको ये कहलवा रहे हैं कि पाकिस्तान ये खैर, लेकिन उनकी बातें चरितार्थ सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि हम 17, 18 और 19 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अफगान पीस प्रोसेस को लेकर। उनके यहाँ कॉन्फ्रेंस चल भी रही, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस करने की बात जहां तक उन्होंने कही, उसके साथ साथ अफगानिस्तान के एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान में इस समय हैं, उनकी लड़की को पाकिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनकी लड़की को किडनैप कर लिया गया हो, किस बात को लेकर किडनैप कर लिया गया हो। तो अली खील साहब की बेटी को किडनैप किया, कई घंटों तक अपने पास रखा, उसको टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ एक्टिव हुई और उसको छुड़ा कर, लेकिन छुड़ा के लाने के बावजूद पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट अफगानिस्तान के खिलाफ देने को, ये तालिबान के खिलाफ देने को तैयार नहीं है, टेररिस्टों के खिलाफ देने को तैयार नहीं। मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत के साथ अफगानिस्तान की वार्ता चल रही है और भारत से जो वो अफगानिस्तान मदद लेने की बात कर रहा है और भारत ये कह रहा है कि हम 1.5 लाख फोर्सेज भेजने को तैयार हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार भेजेगी, लेकिन ये कह रहा है हम 1.5 लाख फोर्सेज भेजने को तैयार हैं और हमारी फोर्सेज लद्दाख में पड़ी हुई हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में हमें वो फोर्सेज सजानी हैं। ये सब कुछ जो चल रहा है उसको मुझे लगता है प्रेशर में लेने के लिए वहां गिरफ्तारी की गई और उसको परेशान किया गया। अब ये तो जगजाहिर सीधा दिखाई दे रहा। दूसरी बात जो और सामने आई वो ये आई कि एयरफोर्स तो मदद कर ही रही थी। अब भारत के एक पत्रकार, भारत की जो मीडिया है वो इस बात को कैसे ले रही है, मैं उस बात पर भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं जो एनालिसिस करता हूं उस पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और बोले मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि वो भारत के नेशनलिस्ट नहीं रहे होंगे, हसीन सपने नहीं होते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे ज़मीनें वापस ली जाती हैं, आर्टिकल 370 की बात जब मैं करता था जिस समय आज से पिछले 12 साल से, तब भी लोग कहते थे आप सपने दिखाते हैं। मैं सेमिनारों में जाता था तो लोग कहते थे सपने दिखा रहे हैं, मैं कहता था कि नहीं ये संभव है, ये हो सकता है, तो लोग कह रहे थे कि नहीं आप खाली पीली की बात करते हैं, आपको प्रैक्टिकली ज़मीन की सिचुएशन का पता नहीं है। यहाँ तक कि जब 5 अगस्त को ये सब कुछ हुआ तो 3 अगस्त को मैं एबीपी न्यूज़ पर था शाम को, और 3 अगस्त की एबीपी न्यूज़ में जब मैं बोल रहा था तो लोगों ने उस पर भी कमेंट किया था कि भाई साहब आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप ये सपने देख रहे हैं कि 370 हट जाएगा या 35 कैपिटल ए हट जाएगा, और बड़ा सारा क्रिटिसाइज भी किया था। उसकी क्लिप जब यूट्यूब चैनल पर मैंने वहाँ से एबीपी से लेकर डाल दी थी, तो इस तरह की बातें लोगों ने की थी। लेकिन 5 अगस्त को ये संभव हुआ, हम सब ने देखा। राम मंदिर के मामले में भी मैं स्टेटमेंट देता था तो भी लोग कहते थे आप सपने देख रहे हैं, वो संभव हुआ। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संभावनाएं बहुत कुछ होती हैं और फाइनल क्या होता है ये भी कोई पुख्ता नहीं कह सकता, बट एनालिसिस है। जो परिस्थितियां चल रही होती हैं, भारत सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है, तो जो परिस्थितियां चल रही होती हैं उसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं। देश को मेरी एनालिसिस व्यक्तिगत आपको नहीं पसंद आती है तो मुझे अफसोस है, मैं माफ़ी में मांग सकता हूँ कि आपको नहीं पसंद आती, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही उसमें परिस्थितियाँ कैसे चल रही, इसलिए मैं उस तरह की एनालिसिस करता हूँ। और भारत सरकार ने जो डिमांड रखी बिल्कुल सही रखी,
सपना पूरा हो ना हो, लेकिन हम तो मदद तभी करेंगे जब गिलगित बाल्टिस्तान में हमारी फौजें सजाने का हमें अवसर दे दोगे, क्योंकि हम अपनी फौजों को 1.5 लाख फौजों को वहाँ भेजेंगे तो वापस आने का साधन क्या, एयरफोर्स ही सब कुछ करेगी। एयरफोर्स अगर वहाँ पर हम अपनी एक्टिव करके ये सब कुछ करवाएंगे तो अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा करना पड़ेगा। इसलिए हम उनकी मदद ज़मीन पर तभी कर पाएंगे जब हमें गिलगित बाल्टिस्तान वापस मिल जाएगा, वहाँ हमारी फोर्सेस लग जाएंगी और बॉर्डर से हम लगातार वहाँ एंट्री करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन भारत की पत्रकारिता तो पत्रकारिता है, बहुत कुछ अच्छा भी लिखती है, गलत भी लिखती है। और पत्रकारिता में जो बड़ी घटना अभी हुई, भारत के एक पत्रकार जिनकी हत्या कर दी गई, रॉयटर्स, आप सबने अगर रॉयटर का नाम सुना हो तो वह विश्व की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी आज की तारीख में अगर कोई है तो वो रॉयटर्स है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जिसका अपना नेटवर्क फैला हुआ है। भारत के एक पत्रकार दानिश सिद्दीकी, उनकी हत्या अफगानिस्तान में कर दी गई फ्राइडे को, जुमे के दिन। और दानिश सिद्दीकी कर क्या रहे थे, वो वहाँ पर कुछ लोगों, दुकानदारों का इंटरव्यू कर रहे थे या उनसे वार्ता कर रहे थे। कुछ दिन पहले भी उनके ऊपर हमला हुआ था, उनसे वार्ता कर रहे थे, पूछ रहे थे भाई कैसा लग रहा है आपको अफगानिस्तान में, अफगान सरकार वर्सेस तालिबान चल रहा है, तो आप तालिबान के साथ खुश हैं कि अफगानिस्तान के साथ खुश हैं। ये दानिश सिद्दीकी साहब जिस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे थे, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वो किस प्रकार की पत्रकारिता करें, कौन किसके साथ खुश है। लेकिन दानिश सिद्दीकी साहब की मृत्यु हुई, उस बात को लेकर रॉयटर और बड़े पत्रकारों ने एक बैठक की देश में, और बैठक करके उन्होंने जो कहा दानिश सिद्दीकी के बारे में कि भाई ये हम डिसअपॉइंटेड हैं कि इस तरह की क्रिटिसाइजेशन उनकी हो रही है, उनको जो उन्होंने किया है, उस मतलब जो वो करते रहे हैं, उनके इनह्यूमन बातें की जा रही हैं, रेसिज्म की बातें की जा रही हैं। अब ये भी हम लोगों को जानना ही होगा कि आखिर उनके खिलाफ रेसिज्म की बातें चल क्या रही हैं। दानिश सिद्दीकी पुलित्जर अवार्ड से नवाजे गए हैं, संसार के सबसे बड़े अवार्डों में से माना जाता है। तो पुलित्जर अवार्ड विनर दानिश सिद्दीकी के बारे में आखिर भारत में रेसिज्म की बातें क्या चल रही हैं, तो हमको कुछ पीछे नज़र डालने का अवसर मिला। दानिश सिद्दीकी सबसे पहले लाइमलाइट में 2018 में जिस वजह से उनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया, वो कारण था रोहिंग्यास का इशू उठाने में, रोहिंग्यास की समस्याएं उठाने में। रोहिंग्या बड़े परेशान संसार के लोग हैं, रोहिंग्यास मर रहे हैं, विश्व उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहा है और बहुत कुछ। तो रोहिंग्या का इशू उन्होंने, उनकी टीम ने उठाया। वो रोहिंग्या इशू उठाने की वजह से 2018 में उनकी पूरी टीम को पुलित्जर अवार्ड मिला। अभी हाल ही में वो चर्चा में रहे जामिया मिलिया हिंसा के दौरान, जामिया मिलिया में जब पुलिस के ऊपर हमले कर दिए गए वहाँ के आउटफिट ग्रुप्स ने या इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने, तो उसमें पुलिस ने जो काउंटर एक्शन लिया, उसमें एक व्यक्ति को पुलिस मार रही है। वो फोटोग्राफ, चूँकि दानिश सिद्दीक साहब फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी एक फोटोग्राफ वर्ल्ड वाइड चली। क्या था कि एक मुस्लिम युवक को पुलिस मार रही है इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम युवक वहाँ कुछ गड़बड़ फैला रहा था और पुलिस उनको रोक रही थी, वो रोक नहीं रहे थे। उस मुस्लिम युवक की फ़ोटो ऐसी निकालकर पूरे विश्व को बताया गया कि भारत सरकार कैसे अनकंफर्टेबल इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रही है CAA के प्रोटेस्ट के दौरान, और कैसे भारत सरकार मारपीट कर रही है। कमाल की बात है। और इस बात को लेकर उस युवक ने जिसकी वो ये फोटोग्राफ्स निकाली गई थी, वो युवक ने खुद ट्विटर पर लिखा कि भैया हमको इतना मत करिए कि हम बिल्कुल कहीं दब जाएं और हमको ही लोग विक्टिम समझ ले, ऐसा मत करिए और इतनी बुरी दशा मुझे मत दिखाइए। फिर दानिश सिद्दीकी साहब उनके साथ मिले और मिलने के बाद फिर सांत्वना दी और कहा नहीं सब ठीक कर लेंगे। और फिर से स्टोरी उन्होंने छापी उस व्यक्ति की, भाई कैसे ये CAA प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने बड़ी सारी तस्वीरें ली, बहुत सारी तस्वीरें वायरल संसार में की गई, पूरे वर्ल्ड में वो छापी गई और बताया गया कि भारत सरकार कैसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट करती है। अब इस प्रकार की कई घटनाएं देश में हुई, रोहिंग्यास के मामले में या CAA प्रोटेस्ट के दौरान, मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज के दौरान, या जो और भारत में इस तरह की गतिविधियां हुई, उनमें ये जो फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए, इस बात को लेकर फोटोग्राफी के इस तराजू को पूरे हिंदुस्तान ने उनके
किसी न किसी तरह डिप्रिशिएट किया हो या अप्रिशिएट किया हो, लेकिन कमेंट तो उनके खिलाफ आने ही थे। और वो अफ़गानिस्तान भी जो गए, तो अफ़गानिस्तान में भी इस्लामिक शासन कैसे चल रहा है, तालिबानी शासन कैसा हो, अच्छा है या ख़राब है, इस बात की जर्नलिज्म लेने गए तो तालिबानी तो मार देंगे। और वो अफ़गानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के साथ चूँकि खड़े थे, तो ये तो मुझे लगता है कि रिस्क था ही। 15 दिन पहले उनके ऊपर एक अटैक और भी हुआ था, उसके बावजूद वो जर्नलिज्म कर रहे थे, तो हिम्मत तो उनकी बतानी पड़ेगी कि भाई वो हिम्मत वाले व्यक्ति थे और जर्नलिज्म, अच्छा जर्नलिज्म वो कर रहे थे। पूरे विश्व को वो बता रहे हैं कि कैसे इस्लामिक शासन स्थापित होता है और कैसे इस्लामिक सिस्टम होता है। ये सब कुछ चूँकि उन्होंने बखूबी किया है, इसलिए वो सुर्खियों में रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि अफ़गानिस्तान सरकार ने कहा कि अफसोस की बात है कि जिस जगह पे वो पत्रकारिता कर रहे थे, जहां तालिबानियों ने कब्जा करके रखा था और तालिबानियों के कब्जे के दौरान वो स्टेटमेंट ले रहे थे, वो हिस्सा अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने, स्पेशल फोर्सेस ने तालिबानियों को वहाँ से खदेड़ कर वो हिस्सा वापस ले लिया और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फिर से मेंटेन कर लिया। इसलिए अफ़गानिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि भैया ये जो भारत के पत्रकार, जो रॉयटर्स भारत के पत्रकार हैं, इनकी शहादत हो गई, लेकिन अफसोस ये है कि जब हमने वो वापस लिया तब वो जीवित नहीं है उस प्रकार की रिपोर्टिंग करने के लिए। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान पर जिस प्रकार पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है और भारत अपनी चाल पर चाल चले हुए हैं, और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो तालिबान के साथ खड़ा हो कि वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो, मतलब अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो। तालिबान के साथ नहीं खड़ा होता है तो फिर तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान, ये सब पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो आज ऐसी भूमि बन चुकी है जहां पर इस्लाम के खिलाफ या जो इस्लामिक माहौल बन गया उसके खिलाफ जरा सा बोलने का मतलब हत्या हो जाएगी, आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या वो तालिबान के खिलाफ बोल सकते हैं? और तालिबान को जिसने पाल पोस कर बड़ा किया हो, अपने बच्चे को कभी वो गिरता हुआ देख सकता है? दूसरी तरफ अफगानिस्तान जिसके साथ वर्ल्ड फोर्सेस खड़ी हुई हैं, जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और एक सिंपैथी उनके पास है कि भाई इस्लामिक चरमपंथ उनको कब्जा किए ले रहे हैं, इस्लामिक फोर्सेस कब्जा किए ले रही हैं, टेररिस्ट उसको कब्जा किए ले, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहे हैं। जिन जिन एरियो में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है वहाँ महिलाओं का निकलना बंद कर दिया है, वहाँ महिलाओं को पूरा बुर्का पहनने के आदेश दे दिए गए हैं, आदमियों को मूंछ कटाने के आदेश दे दिए गए हैं, दाढ़ी बढ़ाने के आदेश दे दिए गए। ये सब कुछ जो इस्लामिक आदेश हैं वो सब दे दिए गए हैं और उन क्षेत्रों में लगातार वो अब बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कैसे रहेंगे, और कहाँ है लिस्टें लेकर आओ कितनी महिलाएं एक घर में हैं, किस पुरुष के पास कितनी औरतें हैं, इसकी लिस्ट लेकर आओ। ये सब कुछ वहां चल रहा है। तो तालिबान को का जो शासन है और तालिबान का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के मूल भावना से मिलता है। और उधर अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, शरीफ लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, उन्होंने मिलिशिया वहां तैयार कर लिया है तालिबान के खिलाफ। तो अब पाकिस्तान ये नहीं सोच पा रहा कि वो तालिबान के साथ खड़ा हो कि मिलिशिया का मतलब है जो वहाँ लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिन्होंने बंदूक उठा ली है, वो अफगानिस्तान सरकार के साथ खड़े हैं कि तालिबानी अगर घुसेंगे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और उनको अपने क्षेत्रों में घुसने नहीं देंगे। तो और दूसरा, अफगानिस्तान में अगर ये परिस्थिति तालिबान बरकरार रखता है और नाटो फोर्सेस वहाँ से जा ही रही हैं, अमेरिका वहाँ से जा ही रहा है, तो फिर मदद कौन करेगा? चीन की मदद ली नहीं जा सकती, रशिया की मदद ली नहीं जा सकती, ईरान की मदद ली नहीं जा सकती, पाकिस्तान की मदद ली नहीं जा सकती। अब बचता है वहाँ पर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्या और कजाकिस्तान, उनसे मदद क्या ली जानी चाहिए? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं चरमपंथ से प्रभावित है और ख़ासतौर से रशिया से प्रभावित हैं। तो अब केवल भारत बचता है जो हर हालत में अफगानिस्तान की मदद करेगा और हर हालत में चरमपंथ के खिलाफ विश्व लेवल पर युद्ध लड़ रहा है, और वो एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में लड़ रहा है। तो भारत की मदद वो ले सकता है। भारत की मदद करने का स्टाइल मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार की क्या कंडीशन है, क्योंकि हम अपने सैनिकों को लेकर कहाँ से जाएंगे? ये है, हम एयरफोर्स से लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स से ले जाना सबसे बड़ा रिस्की है, वापस कैसे आएंगे? लेकिन हम बॉर्डर से ले जा सकते हैं। बॉर्डर के लिए जो वो वाला बॉर्डर है वो हमें वापस चाहिए, मिले ना मिले, हो ना हो, लेकिन हमने चाल तो फेंक ही दी है ना। ये तो काम हमारा पॉलिटिक्स तो कर ही सकते हैं ना। तो हम पॉलिटिक्स करके वो हिस्सा मांग रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? लोग कहते हैं मुंगेरी लाल सपने हैं, आप गलत न्यूज़ें दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं भी प्रधानमंत्री होता तो क्या कहता, आप प्रधानमंत्री होते तो क्या कहते? अगर पूरा विश्व समुदाय ये कह रहा होता कि भाई हिंदुस्तान मदद कर सकता है और हिंदुस्तान के पास फोर्सेस भी बहुत बड़ी हैं जो कि वहां भेज सकता है, जितनी फोर्सेस सब नाटो की टोटल फोर्सेस मिलाकर हैं उतनी केवल हम लद्दाख वद्दाख में लगा कर रखते हैं, 1.5-2 लाख फौजें, तो 1.5-2 लाख सैनिक आप भेज सकते हैं, आप बचा सकते हैं, हम बचा तो सकते हैं।
लेकिन मेरी कंडीशन पूरी करेंगे क्या? हम कंडीशन तो रखेंगे, अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो भाई हम क्यों भेज देंगे? तो ये वो हाल हो गया कि अगर आप कंडीशन इतनी खतरनाक है कि आप भेजोगे तो भी हमारा लाभ है और आप नहीं भेज रहे हो तो हमारे सैनिक बच रहे हैं, या हम क्यों इस झंझावट में पड़े? ये सब कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो मोदी जी खेल ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो लैंड वापस लेनी ही है, इसमें भी कोई शक नहीं। वो लैंड वापस आ भी सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं, और विश्व समुदाय मिलकर ये कोशिश कर सकता है कि भारत को वो लैंड वापस कर दी जाए और किसी न किसी प्रकार से भारत के पास वो लैंड आ जाए, इसमें भी कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि सिनेरियो थोड़ा बदला हुआ है। इस सिनेरियो में हम सबको शुभेच्छाएं आप एक दूसरे के साथ शेयर करिए और ये कोशिश करिए कि ये शुभ समाचार हमको जल्दी मिले और विश्व समुदाय की मजबूरी हो जाए। पाकिस्तान के पास वो जो क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद का है, वो पाकिस्तान की शक्तियों की वजह से नहीं है। इन्हीं इंटरनेशनल शक्तियां जो आज की तारीख में चाहती हैं कि हिंदुस्तान के पास वो क्षेत्र आ जाए या वो पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ी हुई हैं, यही शक्तियां कभी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी, यूएनओ में भी हमारे खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी, और जब हम युद्ध लड़ रहे थे तब भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी। इसलिए ये शक्तियां जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी, आज वो हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई। जब पाकिस्तान को वो क्षेत्र जा सकता है तो हिंदुस्तान को वापस भी आ सकता है। हमको थोड़ा ही एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।